गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आर्यन। गुड मॉर्निंग यशिता। गुड मॉर्निंग हार्दिक। आज तो मुझे लग रहा था कि बच्चे आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि रात भर लाइट नहीं थी। पता नहीं नेट आ रहा है नहीं आ रहा है, डिवाइस चार्ज है या नहीं है। गुड मॉर्निंग देवांश। गुड मॉर्निंग नेत्रा। चलो फिर भी काफी बच्चे हैं, जो नहीं है वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे अपना, ठीक है, बात बन जाएगी। इट्स ओके। तो बच्चों आज एक सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक तो सारे सिंपल होते हैं, वो तो अगर हम उसको ना करें तो वो मुश्किल बनते हैं, अदरवाइज टॉपिक तो सारे ही सिंपल हैं, इसमें तो क्या कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। कल हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह को किया और आज हम लॉस की बात करेंगे। कल एक क्वेश्चन में बच्चे जरा सोच गए कि एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट लेफ्ट क्या होगा, तो आज जो हम लॉस करेंगे वहां पर मैं आपको बताता हूं कि अमाउंट ऑफ लेफ्ट क्या होगा, किस तरह से निकाला जाता है, कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था एक, वहाँ पर बच्चे उलझे। काफ़ी सारे बच्चों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करके मेरे पास सबमिट किए। बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पांस था। और ऐसे ही अगर कार्य होता रहेगा बच्चों, फिर किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना? शुरू करें आज। अच्छा, आज भी कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल करने होंगे, तो कैलकुलेटर कॉपी पेन अपना तैयार रखना। आसान से टॉपिक हैं, लेकिन बात वही है कि प्रैक्टिस ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल भी बन सकता है। आज हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉपी में हेडिंग डालो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और अगर आपके पास नोट्स हैं, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप जरा अपने नोट्स खोल लो। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 नोट्स खोल लो। पेज नंबर 11 यहाँ है और यहाँ हेडिंग है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस नोट्स में डेफिनेशन गिवन है, इनमें आपको न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के लिए गिवन है, तो इसको साथ साथ आप नोट्स को भी खोल के रखें। बेशक से ये टॉपिक आप नोट्स में से भी कर लें तो भी अच्छा है, और अगर नोट करके करना चाहते हैं वो भी कर लें तो भी बेटर है। तो नोट्स खोल के रखें, मैं एडवाइस यही करूँगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो हेडिंग डालना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 3 लॉज पे न्यूमेरिकल करने हैं और एक लॉ की डेफिनेशन करनी है। एक लॉ आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, यानी 5 में से आपको 3 प्रैक्टिसाइज करने हैं, एक की आपको डेफिनेशन करनी है। ध्यान रखना, जो जो पॉइंट बताता जाऊं उन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझना, अच्छे से याद करना। पहला लॉ सामने नाम है, या तो नोट्स में देख लेना, नहीं तो लिख लेना। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। इस लॉ के 2 नाम हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। होपफुली आप में से काफी सारे बच्चे इस लॉ की डेफिनेशन पहले से ही जानते होंगे, पहले से ही उनको पता होगा। याद है ना, क्या थी डेफिनेशन? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसकी पहली डेफिनेशन हमारे पास है, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको ध्यान रखना, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक बार ध्यान रखें, हमारा ये लॉ फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस दोनों में एप्लीकेबल होता है। फिजिकल प्रोसेस में भी, केमिकल प्रोसेस में भी, दोनों में एप्लीकेबल होगा। एक और चीज, जनरली मैं साइंटिस्ट के नाम याद करने को नहीं कहता, जनरली मैं साइंटिस्ट के नाम याद करने को नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम रटना है। लेवोजियर, ईयर आप उसका याद करो ना करो, लेवोजियर साइंटिस्ट का नाम जरूर रटें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? लेवोजियर। लेवोजियर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी पहचाना जाता है, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहें, लेवोजियर रहेगा।
और साइंटिस्ट का नाम कहें तो भी लेवोजियर आपने ध्यान रखना है। इस लॉ की एक और डेफिनेशन है और वो ये कहती है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। हमें मेनली इस डेफिनेशन को याद रखना है, हमें मेनली इस फार्मूले को याद रखना है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन कहाँ कहाँ? फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के अंदर, जहां पर सिर्फ फिजिकल स्टेट में बदलाव आ रहा है या जहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है, वहां पर हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हमारा लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल रहेगा। क्योंकि ये लॉ सिंपल सा है, इसीलिए मैं इसको पीपीटी में ले रहा हूं और आप भी इसी तरह से इसको समझते जाएं। तो रिएक्टेंट का मास जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। जैसे आपके पास ये चार चीजें हैं, एक केमिकल रिएक्शन हुई और इस केमिकल रिएक्शन में हम देख रहे हैं मीथेन प्लस O2 गिव्स यू CO2 एंड H2O। मीथेन का मास है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 64 ग्राम और आपके पास प्रोडक्ट में CO2 44, H2O है 36, टोटल रिएक्टेंट 80 ग्राम और टोटल प्रोडक्ट भी कितना हुआ 80 ग्राम। यानी जितना आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना आपके पास प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों यहाँ पर आपके पास हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे ही ध्यान रखो, जो कल मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1.24 था, वहां पर ये पता लगाना था कि एक्सेस रिएक्टेंट कितना बचा। तो कैसे पता लगाएंगे? इसी तरह से पता लगाएंगे कि वहां लिमिटिंग रिएक्टेंट का वेट प्लस एक्सेस रिएक्टेंट का वेट, प्रोडक्ट का वेट, और वहां पे एक्सेस रिएक्टेंट का वेट आप x की वैल्यू पुट करके इससे बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। इस फार्मूले से बड़ी आसानी से मालूम पड़ सकता है। तो बस इतनी सी बात याद रखना कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, कुछ भी खास नहीं है। इसकी एक ही लिमिटेशन है जो मैंने अभी बताई आपको, और वो लिमिटेशन क्या है? इट इज नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर रिएक्शन। हमारी जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फिशन हो, चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, किसी भी तरह की, पहले बताएं ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री अब हमारे सिलेबस में रहा करता था, लेकिन 2003-4 के आसपास इसको केमिस्ट्री के सिलेबस में से हटा के फिजिक्स में डाल दिया। अब न्यूक्लियर से कंसर्न जो भी प्रोसेस होते हैं वो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। तो केमिस्ट्री में बस इतना ध्यान रखो कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये याद रखो। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं वहां रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होता है। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा, यानी अगर आपने यूरेनियम लिया और वो अपने प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो अगर यूरेनियम आपने 100 ग्राम लिया तो प्रोडक्ट 100 ग्राम से कम ही रहेगा, 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट का अमाउंट हमेशा रिएक्टेंट के अमाउंट से कम होता है। आखिर बचा हुआ मास कहां जाता है? लिया तो आपने 100 ग्राम था, बचा 90 ग्राम, 10 ग्राम कहां गया? 10 ग्राम मास कहां गया? तो यहां पर जो मास गायब हुआ वो मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान बाहर आती है। तो वो मास एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलता है और उस मास को मास डिफेक्ट के नाम से पहचाना जाता है। सम मास ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वो मास जो गायब हुआ था उसे हम मास डिफेक्ट के नाम से पहचानेंगे। मास डिफेक्ट उसको कहा जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखो, अच्छे से समझ के रखो। अब जरा एक बात समझो, एक बात समझो। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई इन ए रिएक्शन 4 ग्राम ऑक्सीजन reacts with methane reacts with methane to give, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है,
hypothetical, to give 5 gram CO2 and 4 gram H2O, find weight of methane. Find weight of methane. अगर इस तरह से, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं लगाना इसके अंदर, एक हाइपोथेटिकल मैं पहले ही कह रहा हूं। आपसे कहा गया है, देखो O2 रिएक्ट्स विथ मीथेन। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? लाइट गई है, आवाज आ रही है? बताओ जरा, बताना, आ रही है लाइट? ठीक है, ठीक है। O2 रिएक्ट्स विथ मीथेन, तो आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखनी होगी। मीथेन प्लस O2 गिव्स यू CO2 एंड H2, आपको रिएक्शन लिखनी होगी। रिएक्शन को बैलेंस करो, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हमारी रिएक्शन इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। अब जिस जिसका वेट गिवन है वो वेट लिख लो, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो हमारा लॉ क्या कहता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हमारे इस लॉ ने ये कहा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मीथेन का मास निकालना है, उसको x मान लिया। ऑक्सीजन आपको 4 ग्राम दिया हुआ है, CO2 आपको 5 ग्राम, वाटर आपको 4 ग्राम, और बहुत आसानी से आप यहाँ निकाल सकते हैं 9 - 4 5 ग्राम। ये आपके पास यहाँ जवाब आएगा। ऐसे ही जो कल मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, वहां पे अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट आपको निकालना होगा। सेम इसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए आपको बताना होगा। सिंपल से एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन सही, लेकिन जब तक आप सॉल्व नहीं कर देंगे एक क्वेश्चन, तब तक हमें भरोसा नहीं होगा। नाउ जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से मुझे जवाब बता दो कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता है, फटाफट बता दो। सेक क्वेश्चन, क्योंकि अगर स्कूल एग्जाम में इस पे कोई क्वेश्चन आता भी है, यही होगा या इससे मिलता जुलता होगा, ऐसा ही होगा। अब आप बता पाते हुए नहीं, लेट्स सी, देखते हैं इसको। आपके नोट्स में एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, वो प्रैक्टिस के लिए बाद में आप उसको ट्राई करेंगे, लेकिन अभी मुझे जवाब देंगे। आयुष बिल्कुल सही जवाब है, अर्पित सही है, निष्ठा नेगेटिव में नहीं आएगा। अक्षित भैया नहीं बेटा, थोड़ा ध्यान से करो अक्षित, ध्यान से करो। पहले रिएक्शन लिखो, रिएक्शन के लिए सब कुछ दिया गया है, कौन किससे रिएक्ट करता है। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, AgNO3, सिंपल सा क्वेश्चन है। हार्दिक टंडन सही, अक्षित बेटा दोबारा से ट्राई कर लो। निष्ठा ओके, ठीक है, माइनस का साइन नहीं है, इट्स ओके फाइन, ठीक है, करेक्ट, फिर आपका जवाब ठीक है, माइनस का साइन नहीं होगा। ज्येष्ठा दैया करेक्ट, देवांश करेक्ट, वेरी गुड, नेत्रा सही है जवाब बेटा, करेक्ट। ऐसे ही जवाब दो तुरंत, मेरे क्वेश्चन पूछते ही तुरंत आंसर फेंक के मारो कि लो जी क्या क्वेश्चन पूछते हो, ये लो हमारा आंसर। हाँ, केमिकल रिएक्शन ये होगी, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, साथ में NaCl, NaNO3, AgCl। पुट द वैल्यू, आपको NaCl गिवन है 4 ग्राम, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 गिवन है, और इतना सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 गिवन है। अक्षित बिल्कुल सही है, अब जवाब बिल्कुल ठीक है, तो बस पुट द वैल्यू। AgCl का वेट निकालना है आपको, बड़ी आसानी से निकालेंगे। सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl और AgCl को x मान लिया, और जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे 6.5, ये आपका जवाब आएगा, ये आपका आंसर होगा। अब जरा अपने नोट्स में देख लो, पेज नंबर 11 पे पहली एक्सरसाइज, ये दोनों ही क्वेश्चन आपने करने हैं। पहला क्वेश्चन तो इस जैसा ही है, जवाब साथ में गिवन है, और दूसरा क्वेश्चन भी सामने गिवन है आपको, जिसमें आपसे कहा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जानते हैं ना, NaHCO3, जो रिएक्ट करता है CH3COH के साथ, और वहां पर आपसे कुछ पूछा गया है। तो ये दो, एक क्वेश्चन ये कर लिया, दो क्वेश्चन ये कर लिए, बहुत है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सिर्फ पढ़ते रहने से आप सक्सेस नहीं पाएंगे। उस पढ़ाई को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे,
जब तक उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, इसको समझ के रखिएगा, ठीक है? डन? ओके, नाउ सेकेंड लॉ, गिव द हेडिंग सेकेंड लॉ। नोट्स में देख रहे हैं तो नोट्स में भी सेकेंड लॉ दिया गया है और यहाँ भी, और ये लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दो नाम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दो नाम है, ठीक है? पहले मैं डेफिनेशन दिखा देता हूं और फिर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ये क्या कहता है। आप पहले जरा डेफिनेशन जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लें, और जो नोट्स में से पढ़ रहे हैं तो वो नोट्स में से एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें कि क्या कहता है। डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड कैसे भी बने, कहीं भी बने, हमेशा सेम एलिमेंट से मिलके बना होगा जहां उसका वेट का रेशो सेम रहेगा। कोई भी केमिकल कंपाउंड कहीं भी बने, कैसे भी बने, वो जब भी बनेगा हमेशा सेम एलिमेंट से मिलके बना होगा जहां उसके वेट में रेशो सेम रहेगा। डेफिनेशन देख लो, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइनिंग टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। सेम वेट वहां पे कंबाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं, CO2, अब सेक्टर 15 की CO2 एक कार्बन और दो ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। मॉडल टाउन की CO2 एक कार्बन और दो ऑक्सीजन से। नरेला की CO2 एक कार्बन और दो ऑक्सीजन से। राड़धने की CO2 एक कार्बन और दो ऑक्सीजन से। अमेरिका की CO2 एक कार्बन दो ऑक्सीजन से। चाइना की CO2 एक कार्बन दो ऑक्सीजन से। यानी CO2 कहीं की भी बनी हो वो हमेशा एक कार्बन और दो ऑक्सीजन से मिलकर बनी होगी, यानी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइनिंग टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं C+O2 गिव्स यू CO2, तो आप देख सकते हो एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का 32, तो 12:32 का रेशियो हो गया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन O2 यानी 32। ऐसे ही मैं कहता हूं कि भाई हम CO2 इस रिएक्शन से बनाएंगे और इस रिएक्शन से जो CO2 बनेगी, अगेन देख सकते हो एक कार्बन दो ऑक्सीजन और वेट का रेशियो 12:32। तो एक कंपाउंड कहीं भी बने, कैसे भी बने, हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर बना होगा जहां उनके वेट में रेशियो फिक्स रहेगा। ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है कि कॉम्बिनेशन का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, कंपोजिशन सेम रहेगी, तभी इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के नाम से कहा गया। साइंटिस्ट का नाम रटना है जेएल प्रूस्ट। जेएल प्रूस्ट साइंटिस्ट का नाम रटना है। पहले पता क्या होता था, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रोहतक पीएमटी का पेपर अलग हुआ करता था, और रोहतक पीएमटी की खास बात होती थी, ये साइंटिस्ट के नाम जरूर पूछते थे, साइंटिस्ट के नाम जरूर पूछते थे। तो वहां पर अब आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर साइंटिस्ट के नाम पूछते हैं तो आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रहेगी, अच्छे से याद रहेगी। अब एक और बात पे ध्यान दो, एक और बात पे ध्यान दो जरा, इसकी लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है? इन केस ऑफ आइसोटॉप, लिमिटेशन, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप। हमारा ये लॉ नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप्स, जहां पर आइसोटॉप्स होते हैं, हमारा ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप। जानते हो क्यों? देखो कहां, एग्जाम्पल। अच्छा, मुझे कार्बन के दो फेमस आइसोटॉप के नाम बताना, फिर मैं इसमें बताता हूं आगे। कार्बन के दो फेमस आइसोटॉप बताओ। कार्बन के कौन कौन से होते हैं? सुने होंगे आपने, सुने होंगे, दिमाग लगाओ। हार्दिक टंडन बिल्कुल सही। यशिका, ये आइसोटॉप नहीं है, ये एलाट्रॉप है, आइसोटॉप। देवांश सही है। विनीत राव नहीं,
अर्पित बिल्कुल नहीं, और निष्ठा सही है, हर्ष मलिक सही है, युगल सही है। विनीत, ये ट्रीटियम वगैरह थे तो वाटर के, हाइड्रोजन के हैं बेटा, कार्बन के कहा है मैंने, कार्बन। नेत्रा बिल्कुल सही है, कार्बन के 2 आइसोटॉप होते हैं मेन। देवांश, मेन 2 आइसोटॉप। आप चाहो तो 3-4 ले लो, मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो जमाना ऐसा है कि 6-6 7-7 आइसोटॉप हर एक के बनाए जा सकते हैं, लेकिन कार्बन के 2 आइसोटॉप होते हैं। एक आइसोटॉप होता है कार्बन 12 और एक आइसोटॉप होता है कार्बन 14, C12 और C14। कुछ बच्चों ने लिखा है डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये आइसोटॉप नहीं होते, ये एलाट्रॉप होते हैं। पढ़ेंगे आप आगे इनके बारे में, एलाट्रॉप। अभी तो मैं बात कर रहा था आइसोटॉप। तो कार्बन के 2 आइसोटॉप हैं। अब देखो, अगर CO2 बनता है कार्बन 12 से, तो वहां पे वेट का रेशियो क्या होगा? 12:32, क्योंकि कार्बन का कौन सा आइसोटॉप है? C12, तो रेशियो 12:32। लेकिन अगर C14 से CO2 बना है तो रेशियो क्या रहेगा? 14:32। है दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक में आइसोटॉप दूसरा, एक में आइसोटॉप दूसरा, तो आइसोटॉप बदल जाने की वजह से इनका रेशियो बदल जाता है, रेशियो यहां पर चेंज हो जाता है। तो आपने जरा इस बात को ध्यान रखना है कि कांस्टेंट कंपोजिशन, हर एक कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर बना होगा, जहां उनके वेट में रेशियो सेम रहेगा। लेकिन ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है आइसोटॉप्स के लिए। आइसोटॉप्स जैसे मैंने कहा, कार्बन 12 बनाता है CO2, कार्बन 14 बनाता है CO2, लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। एक में 12:32, एक में 14:32 का रेशियो रहेगा, ये समझना। चलो, ये तो डेफिनेशन थी। अब बहुत गौर से न्यूमेरिकल समझना। अब एक न्यूमेरिकल मैं समझाता हूं आपको, बहुत गौर से समझना, और फिर उसके बाद करना। आपको मैं सॉल्व करने के लिए दूसरा न्यूमेरिकल दूंगा। पहले जरा मेरे न्यूमेरिकल को समझना। स्टेटमेंट लिख लो, न्यूमेरिकल लिख भी लेना, ताकि आपके पास कलेक्शन हो जाए। CO2 कैन बी CO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 प्रोसेस। यहां कहा गया कि CO2 2 प्रोसेस से बनाया जाता है। पहला, 12 ग्राम कार्बन reacts with 32 ग्राम ऑक्सीजन, और दूसरा 3 ग्राम कार्बन reacts with 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम O2। show that law of constant composition obeyed, constant composition obeyed। इस तरह से स्टेटमेंट आएगी, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब देखो, मैं आपको ऐसा मेथड बता रहा हूं जिससे हम इस लॉ के क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, और अगर ये मेथड सीख गए, नेक्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे, दोनों के दोनों सॉल्व हो जाएंगे। दिवांश, वेरी गुड। अब बाकी बच्चे जरा एक बार समझ लो क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना, आसान है, और एक बार समझा दूंगा फिर तो फटाफट कर ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। देखो क्या कहा गया, आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है। आपसे कहा गया है कि CO2 को 2 प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है। तो सीरियल नंबर, 2 प्रोसेस हैं, कौन सा कंपाउंड बना है, कंपाउंड कौन सा बना है, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। वेट ऑफ ऑक्सीजन ले लो, कार्बन ले लो, जो भी, और वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि अगर डेटा होगा ना तो सॉल्व करने में आसानी होगी। हमारे पास 2 सीरियल नंबर हैं, 1 और 2, दोनों में ही सेम कंपाउंड बना है, CO2 हर एक लिख लेगा बच्चा। पहले केस में वेट ऑफ कार्बन कितना है? पहले केस में वेट ऑफ कार्बन है 12 ग्राम, वेट ऑफ ऑक्सीजन है 32 ग्राम, और दूसरे केस में वेट ऑफ कार्बन है
3 ग्राम और ऑक्सीजन है 8 ग्राम। इस तरह से आपने टेबल बना ली, इस तरह से टेबल बना ली। अब देखो क्या करो, अब देखो क्या करो, फॉर सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1, अब ऐसा करो 12 ग्राम कार्बन, दिख रहा है ना, 12 ग्राम कार्बन reacts with 32 ग्राम ऑक्सीजन। 12 ग्राम कार्बन reacts with 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये दिख रहा है। 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 32/12, और 32/12 अगर आप करते हो 2.66 ये आएगा, 2.66 हो गया। आपने दोनों सीरियल नंबर के लिए ये पता लगाना है कि 1 ग्राम कार्बन से कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। चाहे 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन रिएक्ट करता है, कुछ भी पता लगा लो, 1 ग्राम से पता लगाना है और दोनों में सेम। फॉर सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 2, अब सीरियल नंबर 2 में देखो क्या है, कितना कार्बन रिएक्ट कर रहा है? 3 ग्राम, कितने ऑक्सीजन से? 8 ग्राम। तो आप कहोगे 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 8/3, ये कितना आएगा? 2.66। तो पहले में कितना अमाउंट आया? 2.66, दूसरे में कितना अमाउंट आया? 2.66। रेशो देखो, क्या ये रेशो सेम आ रहा है? क्या ये रेशो 1:1 आ रहा है? अगर ये रेशो 1:1 आता है तो लास्ट में लिख दोगे हेंस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड्स ट्रू। यहां लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सही है, सच है, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहता था कोई भी कंपाउंड कैसे भी बने हमेशा सेम एलिमेंट से जिनके वेट में रेशो सेम रहेगा। तो अगर आपने दोनों केस में पता लगा लिया 1 ग्राम से कितना, 1 ग्राम से कितना, और उसका रेशो चेक करो, अगर ये रेशो सेम आता है तो आप कहोगे आपका लॉ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अब अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मैं आपको दे रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन, देखते हैं कितनी जल्दी से आप हमारे इस अगले क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। आपको मैं दे रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं, हमारा क्वेश्चन कहाँ चला गया? जस्ट अ मोमेंट, ये हमारा लॉ था, ओके। और ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया। जो मेथड मैंने आपको यहाँ क्लास में बताया है आपने वही मेथड फॉलो करना है, ध्यान रखना, सेम मेथड फॉलो करना है जो मैंने क्लास में बताया। आपका क्वेश्चन ये रहा, दिस इज योर क्वेश्चन, करो और मुझे बताना रेशो कितना आता है, कितना आप सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दो। बस टेबल बनाना मत भूलना, सीरियल नंबर ये होना चाहिए, वेट ऑफ कंपाउंड होना चाहिए, कौन सा कंपाउंड है, 2 एलिमेंट है कॉपर एंड ऑक्सीजन, एक वेट ऑफ ऑक्सीजन या वेट ऑफ कॉपर, कुछ भी लिख लो, मर्जी है आपकी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इस बार पहले ऑक्सीजन लिख दिया, पिछली बार कार्बन लिखा था, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे पहले ऑक्सीजन लिख दो, चाहे पहले कॉपर लिख दो, बात एक ही रहेगी, सेम रहेगा। अब जरा इसे सॉल्व करो, देखो क्या जवाब बनता है, सॉल्व करो। 2 एक्सपेरिमेंट हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम कंपाउंड बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। चाहे तो नाम लिख लो कॉपर ऑक्साइड, कोई समस्या नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला ही लिखना है, आप कंपाउंड का नाम भी लिख सकते हो। अक्षित 1:1 अगर आया तो उससे पहले कितना आया था मुझे वो बताओ। 1:1 तो लास्ट में आया, उससे पहले कितना आया था वो बताओ जरा मुझे, तब हम देखेंगे कि ये लॉ प्रूव होता है या नहीं होता। 1.25 या 0.25?
ध्यान से अक्षित, 1.25 या 0.25? सामने जो लिखा है मुझे तो 1.25 दिखाई पड़ रहा है। 1.25 देखते हैं कैसे आएगा 1.25। अक्षित ध्यान से करना, सभी बच्चे करेंगे, मैं उसके बाद बताऊंगा। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को करे। कम ऑन। 16 क्यों लेना है ऑक्सीजन? जो वेट दिया गया है वो लेना है ना निष्ठा? अर्पित मोर, ओके लेट्स सी। जो वेट दिया गया है उससे लेना है बेटा, जो वेट दिया गया है, भूलना नहीं। एटॉमिक मास नहीं लेना, एटॉमिक मास तो मैंने कहा ही नहीं, जो वेट गिवन है उसके विद रिस्पेक्ट लेना है आपने। हार्दिक, इस 1:1 से पहले क्या आएगा? 0.8 आएगा। हर्ष मलिक, अच्छा देखते हैं। देखो आप सारे गलत भी हो सकते अभी तक। रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको 2 सीरियल नंबर दिए हुए हैं, टेबल में उन दोनों सीरियल नंबर में से जो जो वेट गिवन है वो लिख लो। रिएक्शन चाहे किसी के साथ भी हो, उसमें तो आपने दिमाग लगाना ही नहीं है। HNO3 है क्या नहीं, वो आपको पजल करने के लिए चीजें गिवन है। अच्छा देखो, इस न्यूमेरिकल को मैं और सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो। देखो क्या कहा गया, 2.16 ग्राम कॉपर ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। कोई फर्क नहीं पड़ता किससे रिएक्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा, भूल जाओ। रिएक्ट्स टू गिव कॉपर ऑक्साइड। तो पहले केस में कॉपर ऑक्साइड, फार्मूला पता है तो फार्मूला लिखो, नहीं पता तो नाम लिखो। कॉपर ऑक्साइड COPPEROXIDE, नाम लिखो। अब जरा वेट देखो, कॉपर का वेट है 2.16 ग्राम, लिख दिया, और कॉपर ऑक्साइड का वेट है 2.70 ग्राम, कॉपर ऑक्साइड का वेट है। ध्यान से बेटा, सभी बच्चे हो सकता है गलत कर रहे हो, ध्यान से पहले जो मैंने टेबल में वैल्यू पुट की है उसको देखो। पहली लाइन में ये लिखा है ना कि कितना कॉपर, 2.16, और कितना कॉपर ऑक्साइड है, 2.70। वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? आपके पास कॉपर ऑक्साइड का वेट है, कॉपर का वेट है, अगर कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर माइनस कर दोगे तो किसका वेट आएगा? ऑक्सीजन का। कॉपर ऑक्साइड कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। टोटल कॉपर ऑक्साइड का वेट है 2.70, कॉपर का वेट है 2.16। अगर कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर माइनस करोगे तो ऑक्सीजन का वेट आएगा 0.54 ग्राम। ये आपने निकाला 0.54 ग्राम। अब सेकेंड लाइन पढ़ो, देखो जो मैं कह रहा हूं ना उस पर ध्यान दो, अपने आंसर्स को रोक दो, क्योंकि काफी बच्चे गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। आंसर को रोक दो। सेकेंड लाइन, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, यानी दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी कॉपर ऑक्साइड है और उसका वेट कितना है? 1.15 ग्राम, ये आपको वेट दिया गया है। अपॉन रिडक्शन, प्रोसेस कुछ भी हो उससे हमारा कुछ मतलब नहीं, गिव 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, वो कॉपर देता है 0.92 ग्राम। ये शो दैट अबव डेटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
अब देखो कॉपर ऑक्साइड का वेट गिवन है, कॉपर का वेट गिवन है, ऑक्सीजन का वेट निकालना है। जल्दी बताओ कितना आएगा। कम ऑन क्विक फास्ट। ऑक्सीजन कितना आएगा जल्दी से मुझे बताओ। भाई मैं कैलकुलेशन भूल गया, आप बताओ। मेरे पास मेडिकल था, आप बताओ कितना आएगा। दिवांश, निष्ठा, सही, बिल्कुल सही। कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का वेट माइनस कर दो, 1.15 माइनस 0.92। हार्दिक टंडन, बिल्कुल सही। और ये आएगा 0.23 ग्राम, ये आएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कॉपर पे कंसंट्रेट करना है, ऑक्सीजन यानी एलिमेंट पे कंसंट्रेट करना है। सीरियल नंबर 1 क्या कहोगे, 0.54 ग्राम ऑक्सीजन reacts with 2.16 ग्राम कॉपर। उल्टा भी कह सकते हो, 2.16 ग्राम कॉपर रिएक्ट विद 0.54 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट होगा, 2.16 0.54 4 आएगा। सेकंड के लिए दोनों में सेम लेना है, ऑक्सीजन इधर तो कॉपर उधर। 0.23 ग्राम ऑक्सीजन reacts with 0.92 ग्राम कॉपर, 92 ग्राम कॉपर, तो एक कितने से 0.92 अपॉन 0.23 4 आएगा। 4:4 यानी 1:1। अगर रेशियो 1:1 आता है सो वी कैन से लॉ इज एप्लीकेबल। अब देखो ध्यान रखो, इस क्वेश्चन के दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो मैंने आपको ये बताया कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है कॉपर, 1 ग्राम से कितना, तो ये 4 आ गया यानी 1:1। अगर उल्टा करते यानी 2.16 ग्राम कॉपर रिएक्ट करता है 0.54 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 1 ग्राम कितने से, वो आता 0.25। दूसरे में भी आता 0.25 यानी 1/4 1/4, तो भी रेशियो कितना आता 1:1। और अगर रेशियो 1:1 आता तो हम कहते हैंस लॉ प्रूव, हमारा लॉ प्रूव होता है। ये वहां पर कहा जाता हमारा लॉ प्रूव होता है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। जल्दी से मुझे बताना, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और आपका क्वेश्चन इधर आएगा, ये रहा, इसे सॉल्व कर दो। कम ऑन बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी सॉल्व कर दो। क्या बनेगा आपके पास, जल्दी से देखते हैं सेम आता है या नहीं। लेट्स सी। अच्छा, जिन बच्चों के पास नोट्स है ना, पेज नंबर 12 पे ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप चाहो तो सामने से नोट करो, अदरवाइज नोट्स में से आप इसको देखो और वहां से सॉल्व करो और बताओ जवाब क्या आएगा। कम ऑन, जल्दी से देखो। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 आपने अभी सॉल्व कर लिया, मैंने भी करा दिया, और ये है उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क कर लेना, दैट इज फॉर होमवर्क। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द नोट्स जो कि सामने गिवन है, इसे सॉल्व करना है। जल्दी से करो, देखो क्या जवाब बनता है। रेशो चेक करना है बस आपको, क्या रहेगा। आप किसी को भी पहले ले सकते हो, किसी को भी बाद में, बस टेबल ठीक बनाओ और फिर सीरियल नंबर से सही सॉल्व करो। जवाब एकदम से परफेक्ट आएगा, एकदम से बेस्ट रहेगा, ध्यान रखो। करो, देखते हैं, वेट करते हैं क्या जवाब आते हैं आपके। आने चाहिए सेम। ओके निष्ठा, ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 जवाब बनेंगे, हर क्वेश्चन के, तो इसीलिए इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं कि भाई मेरे साथ वाले का ये आया, मेरा ये आया। ओके अक्षित, लास्ट में क्या 1:1 का रेशियो आ रहा है वो भी देखो।
अर्पित ठीक है बेटा, करेक्ट। बस अक्षय फिर तो ठीक है, अगर 1:1 का रेशियो आ गया देन यू आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, कोई समस्या नहीं है। हार्दिक ओके ठीक है। न्यूमेरिकल एक दो बार हाथ से निकाल लो, अरे इसमें जान ही नहीं है, और सेम प्रोसीजर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में सॉल्व होगा। आयुष 1:2, अरे आयुष हाँ अब ठीक है, आयुष ठीक है, तूने डरा दिया था बेटा आयुष। यश तोमर सही है, यश तोमर 1:1 लिख दो इसको, 1:1 क्योंकि 1:1 हो जाएगा ना। देवांश ठीक है, हाँ यश तोमर ठीक है बेटा, करेक्ट। हर्ष मलिक फाइनल रेशो भी चेक करो, हाँ ये ठीक है हर्ष, करेक्ट। क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है कि लेफ्ट में पहले सिल्वर ले ले और उसके बाद दूसरी तरफ Cl ले ले, तो इसीलिए आंसर में पहले वेरिएशन आ सकता है लेकिन रेशो में वेरिएशन नहीं आएगा, रेशो तो दोनों से सेम आएगा। हार्दिक टंडन वेरी गुड, करेक्ट, सही जवाब है। यशता दैया सही जवाब है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही स्कूल में करना है, स्कूल में आए, कॉम्पिटिटिव में आए, किसी में भी आए, करना ऐसे ही है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपने। मैं साथ साथ सॉल्व करूं। सीरियल नंबर, कंपाउंड, और कंपाउंड दोनों में कौन है, AgCl, AgCl, नेत्रा सही है। तो सीरियल नंबर 1 बना AgCl, और AgCl का वेट गिवन है 0.66। तो AgCl में दो एलिमेंट हो गए, एक हो गया क्लोरीन और एक हो गया सिल्वर। तो वेट ऑफ क्लोरीन वेट ऑफ सिल्वर, या वेट ऑफ सिल्वर वेट ऑफ क्लोरीन, ये आप पे डिपेंड करता है, आप बिल्कुल फ्री हैं इसके लिए। पहले में वेट ऑफ सिल्वर गिवन है 0.5, तो वेट ऑफ क्लोरीन क्या होगा, टोटल में से माइनस कर दो, यानी 0.66 माइनस 0.5, 0.66 माइनस 0.1, यही आएगा ना, 0.66 माइनस 0.5, तो ये आएगा 0.16 ग्राम, 0.16 ग्राम। दूसरा सीरियल नंबर 1 ग्राम सिल्वर गिव इतना AgCl, तो इसमें AgCl गिवन है 1.32 ग्राम और सिल्वर कितना है 1, तो वेट ऑफ Cl कितना आएगा, 1.32 माइनस 1 कितना बनेगा, 0.32 ग्राम। अब मर्जी आपकी, पहले सिल्वर लो पहले क्लोरीन लो, इट इज टोटली अप टू यू। तो फर्स्ट सीक्वेंस के लिए क्या कहेंगे, 0.16 ग्राम क्लोरीन reacts with 0.5 ग्राम सिल्वर, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट होगा, 0.5 अपॉन 0.16, और अगर 0.5 अपॉन 0.16 करते हैं तो कितना आता है, 3.125, ये आता है। दूसरे में देखो 0.32 ग्राम क्लोरीन reacts with 1 ग्राम सिल्वर, तो 1 ग्राम कितने से, 1 अपॉन 0.32, और 1 अपॉन 0.32 करते हैं तो अभी कितना आता है, 3.125, hence we can say 3.125 is to 3.125, यानी 1:1, ये रेशो आ गया। दूसरे मेथड से भी करोगे तो अभी रेशो 1:1 ही आएगा। नोट्स में से थर्ड क्वेश्चन को मार्क कर लो, पेज नंबर 12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 6.488 ग्राम लेड कंबाइंस विद दिस मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसे मार्क कर लो। ये आपने होमवर्क में ट्राई करना है, ये होमवर्क में करना है। 3 क्वेश्चन है नोट्स में, तीनों के तीनों यहाँ पर हो चुके हैं, इनको अच्छे से कर लेना। 2 हो चुके हैं और एक होमवर्क में। होमवर्क का क्वेश्चन जितना जल्दी से जल्दी भेजा करो उतना अच्छा है। अब ये लास्ट टाइप का लॉ जिसपे न्यूमेरिकल करना है, लास्ट टाइप का लॉ जिसपे न्यूमेरिकल करना है, जरा ध्यान से देखो क्या है लॉ। डेफिनेशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जरूर है लेकिन मेथड पिछले वाला ही है,
बताता हूं क्या है। पहले डेफिनेशन लिख लो, जिनके पास नोट्स हैं वो नोट्स में डेफिनेशन रीड करो, समझने की कोशिश करो, मैं समझाता हूं। बाकी जो बच्चे नोट्स के साथ नहीं हैं वो डेफिनेशन लिखो। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जॉन डाल्टन। ये सिंपल डाल्टन, एक ही बात है। अच्छा, इनके नाम भी बड़े अजीब अजीब होते थे, लालटेन, डाल्टन, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। अपना सिंपल सा नाम हो, राम पतवार, कितना अच्छा नाम लगे, होता ही नहीं। डाल्टन पाल्टन, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख लेते हैं। अंग्रेज भी ना वाकई में अंग्रेज होते हैं। हाँ, पेज नंबर 11 पे हमें ये लॉ दिया गया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन। अब जरा देखते हैं कैसे इसको समझना है, क्या कहता है ये लॉ। देखो, ये लॉ कहता है जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड देते हैं, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड देते हैं, तो उन एलिमेंट का रेशो उनमें सिंपल रहता है। यह वो एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करता है, उसका रेशो उन दोनों कंपाउंड में सिंपल रहता है, सिंपल रेशो रहता है। कांस्टेंट कंपोजिशन में रेशो क्या रहता था? कांस्टेंट। यहां पर रेशो क्या रहता है? सिंपल। सिंपल रेशो का मतलब 1:2, 2:3, यानी ये डिफरेंस 6 से 8 के बीच का हो जाए, 2:4, 2:5, 2:6, इस तरह से डिफरेंस हो जाए। तो बड़े ध्यान से देखना, when two element combine to form two or more compound, तो ये लॉ कहां एप्लीकेबल होगा? जहां दो या दो से ज्यादा तरह के कंपाउंड होंगे। पिछले लॉ में कंपाउंड सेम होता था, AgCl AgCl, कंपाउंड सेम रहता था। लेकिन यहां क्या है? जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड देंगे, then the weight of one of the element which combine with fixed weight of other bear simple ratio to one another। समझना, ये कहता है वो एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करता है, उसके वेट में सिंपल रेशियो रहता है, सिंपल रेशियो रहता है। ये कहता है, देखो कैसे। लेट कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं, और जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो दो कॉमन कंपाउंड देते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों बच्चे एग्री करोगे? दोनों बारे में एग्री करोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। अब जरा इनमें वेट देखो। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम, 32 ग्राम। अब आपने रेशो देखना है, जिसका वेट सेम है उसको छोड़ दो, दूसरे का रेशो देखो, वो रेशो सिंपल रहेगा, वो रेशो सिंपल रहेगा। अब कार्बन का वेट तो दोनों में सेम है, उसको छोड़ दो। ऑक्सीजन का रेशो देखो, 16:32, यानी 1:2। यही इस लॉ में कहा गया कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वो एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करता है, उसमें रेशो सिंपल रहता है। एग्जाम्पल नोट कर लेना, यही वाला। एक और एग्जाम्पल देखो, सल्फर प्लस O2 जब ये कंबाइन करता है, SO2 देता है, SO3 देता है, SO2 SO3 कॉमन कंपाउंड, और भी कंपाउंड दे सकता है। हम कोई से दो कंपाउंड ले रहे हैं। वेट देखो, 32:32, 32 एंड 48। अब जो सेम है उसे छोड़ दो, सेम कौन है? सल्फर, उसे छोड़ दो। और दोनों में ऑक्सीजन का रेशियो देखो, 32:48, यानी 2:3, जो कि सिंपल रेशियो रहता है। अगर ये रेशियो सिंपल है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होल्ड्स ट्रू। अच्छा बताओ, अगर ये रेशियो सेम होता तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल था? कम ऑन कम ऑन, कौन सा लॉ एप्लीकेबल था? जल्दी बताओ। ये रेशियो सिंपल है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और अगर ये रेशियो सेम आता तो कौन सा लॉ? जल्दी से, रेशियो सेम आता तो
अभी किया है आपने, सभी ने किया। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो मेथड सेम रहेगा। अगर रेशो सेम आए तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अगर रेशो सिंपल आए तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये करना है। ये दो एग्जांपल याद कर लेना और एग्जाम में यही दो एग्जांपल लिख के आना, यही दो एग्जांपल। अब देखो एक काम करो, अब एक काम करो, सेल्फ सर्विस। मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, उस न्यूमेरिकल को पिछले मेथड से सॉल्व करो और फाइनली रेशियो देखना क्या आता है। सेम आता है तो नीचे लिख देना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, सिंपल आता है तो ये लिख देना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सिंपल रेशियो का मतलब डिफरेंस 6 से 8 तक का हो, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6। इस बात को ध्यान रखना। चलो बेटा कोई बात नहीं, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन एंड दिस इज योर क्वेश्चन। यहां मैं सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस टेबल को भूल जाओ, ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहां टेबल में मैंने कुछ चीजें दूसरे मेथड से दी हैं, उनको मैं हटा देता हूं। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को ध्यान दो, टेबल में वैल्यू पुट करो और फिर ये पता लगाओ कि जो रेशियो आता है वो सिंपल आता है या कांस्टेंट आता है, क्या आता है, ये पता लगाओ। कम ऑन, देखते हैं क्या करते हैं आप। लेट्स सी बात बनती है नहीं। कॉपर गिव 2 ऑक्साइड, तो इसको ऐसे लिखना, सीरियल नंबर 1 2 कॉपर ऑक्साइड 1, कॉपर ऑक्साइड 2, ऐसे लिखना। ये कहा हुआ है ना कि 2 ऑक्साइड मिलते हैं, एक को 1 लिख दो, एक को 2 लिख दो। कहते 3 मिलते हैं, एक को 1, एक को 2, एक को 3, बस खत्म। क्या मिलता है क्या नहीं, हमें क्या पता क्या फार्मूला है। एलिमेंट एलिमेंट है, मूड के आदमी है, हमें क्या पता। हमने तो लिख दिया कि भाई 1 और 2 दो एलिमेंट हैं, एक की जगह लिख दो ऑक्सीजन, लेट ए की जगह ऑक्सीजन O और बी की जगह कॉपर, बी की जगह कॉपर, या कॉपर पहले ऑक्सीजन बाद में। मैंने आपको मेथड तो ये बता ही दिया है, जिससे आपका जवाब बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब जरा देखो, वैल्यूज पुट करते हो, वेट लिखो और फिर रेशियो निकालो। और देखो आपको बहुत आसान लगेंगे क्वेश्चन, ये बहुत आसान लगेंगे, बट करना पड़ेगा ना, करे बिना थोड़ी बात बनेगी, उसको करो। ट्राई करते हैं ना, सॉल्व कर लिया तो बेशक से मेरे पास व्हाट्सएप पे इमेज भेज दो। अगर आपने सॉल्व किया है तो बेशक से व्हाट्सएप पे इमेज भेज दो, मैं वहां से चेक कर लूंगा। ओके अर्पित, अर्पित 1:1 का रेशियो तो नहीं आएगा बेटा, ये गलत जवाब है। 1:1 का तो नहीं आएगा किसी भी केस में, उसको चेक करो। आयुष ठीक है जवाब, करेक्ट, सिंपल। नो अर्पित, चेक करो। अगर जैसे 3.9 आता है तो 3.9 को 4 मान सकते हो, अप्रोक्सीमेशन चलता है, इस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन चलता है। लेकिन ये नहीं है ना कि जबरदस्ती चलाना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे गया ठीक है। देवांश कितना, सिंपल तो ठीक है बट कितना, वो भी देखना है ना कितना।
वो बताना है आपने, एग्जामिनर चेक करेंगे इस बात को। व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेज दो। देखो बेटा, जितना हाथ से काम करोगे उतना ध्यान रखो आपकी उंगली में चीजें रिकॉर्ड होती हैं, और यही चीजें रिकॉर्ड होके एग्जाम में बाहर आती हैं। तो योर फिंगर इज ए रिकॉर्डर, जितना लिखोगे उतना यहां रिकॉर्ड होगा, और उतना ही बेटर वे में आप इसको आगे बता पाओगे। देवांश, कुछ गड़बड़ है बेटा आपके जवाब में। अच्छा, 0.88, 0.112, ठीक है। पहले तो कॉपर वगैरह ठीक है, और दूसरे भी ठीक हैं। रेशो थोड़ा ना आपने अप्रोक्सीमेशन में उसको कर लो तो बात बन जाएगी, यानी वैल्यूज तो आपने ठीक लिखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्दिक, ओके, लेट्स सी। हार्दिक, इतना बड़ा रेशो तो नहीं आएगा, ये जो आपने लिखा है ना ये नहीं आएगा। स्वाति मित्तल ठीक है। निष्ठा का आंसर नहीं आ रहा। निष्ठा, आंसर कब खुद आते हैं रे, आंसर बुलाने पड़ते हैं बेटा। अब ये थोड़ी है कि हम कहें आंसर आ जा, आंसर आ जा, आंसर तो नहीं आएगा, बुलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं करता हूं, देखो ध्यान से, कुछ बच्चों की छोटी सी एरर है, जरा देखना एक बार। देखो, कॉपर गिव 2 ऑक्साइड, हमने सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, ऑन हीटिंग 1 ग्राम ऑफ ईच, यानी दोनों ऑक्साइड का वजन है 1 ग्राम 1 ग्राम। देखो ध्यान से, 1 ग्राम 1 ग्राम। ओके अक्षित, ठीक है। हाइड्रोजन गैस गिव on 1 gram of each in hydrogen gas gave 0.88 ग्राम एंड 0.79 ग्राम कॉपर। पहले में मिला 0.88 ग्राम कॉपर और दूसरे में मिला 0.799 ग्राम कॉपर। कॉपर आ गया ना। अब ऑक्सीजन का वेट निकालो, टोटल में से कॉपर माइनस करो तो ये आएगा 0.112 ग्राम और दूसरा आएगा 0.201 ग्राम। ये ऑक्सीजन का वेट आपने निकाला। अब सीरियल नंबर 1 के लिए 0.112 ग्राम ऑक्सीजन reacts with 0.88 ग्राम कॉपर। तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 0.88, 0.112, 7.9, अप्रोक्सीमेटली 8। दूसरा 0.201 ग्राम। अच्छा, सुहान का जवाब आया। चलो पहले देखें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके सुहान, 0.201 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ कितना, क्या वेट था? 0.799 ग्राम कॉपर। 1 ग्राम कितने से? 0.799, 0.201, 3.9, अप्रोक्सीमेटली 4। पहले में 8, दूसरे में 4, 2:1, ये रेशो आ गए। ऐसे ही उल्टा भी कर सकते थे, इतने ग्राम कॉपर इतने से, 1 ग्राम कितने से, 1:2 का रेशो आएगा। तो 1:2 आए या 2:1 आए, दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं, दोनों जवाब परफेक्ट हैं। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, ये ध्यान रखना। अब जरा नोट्स में जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैंने बता दिया करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इन्हें मार्क करो। 5, 6, 7 इन दोनों क्वेश्चन को मार्क करो। 9th क्वेश्चन जेई लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई करना, हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो जाए तो फिर मैं बताऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी 5, 6, 7 ये क्वेश्चन है जो आपको अभी आज करने हैं। तो इस एक्सरसाइज में से मैंने किया। ओके,
देवांश 12:25 नहीं करना, ऐसे ही करो, जो दूसरा करोगे ना उसमें भी 0.125 और 0.225 आएगा। 0.125 इस टू 0.225 ये आपका 1:2 के अराउंड आ जाएगा, ध्यान रखो। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये मेरे हिसाब से हैं जो आपको करने हैं होमवर्क में, इनको ध्यान रखना। अच्छा देखो, एक दिन मे बी कल या नेक्स्ट लेक्चर आपकी डिजिटल क्लास रहेगी। यानी देखो क्या है, मे बी कल या नेक्स्ट लेक्चर में डिजिटल क्लास यानी वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा। आपको वीडियो लेक्चर को वहां से देख के तैयारी करनी होगी, और वो जरूरी नहीं है कल, भाई जिस दिन लिंक ना आए उस दिन आपको बता दिया जाएगा। लाइव क्लास ना होके एक दिन डिजिटल क्लास रहेगी, आपको लेक्चर दिया जाएगा। आप उस लेक्चर को पूरे दिन में कितने भी बार देख सकते हो और उससे तैयारी करोगे। अब हम अपने इस चैप्टर को या तो कल खत्म कर देंगे या ये उसके नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर आपने इसका टेस्ट तैयार करना है। इसका टेस्ट तैयार करना है, एनसीईआरटी वर्कशीट में कल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपने टेस्ट तैयार करना होगा, और टेस्ट हम लेंगे आपका, बता देंगे कल मुझसे पूछ भी लेना कि सर टेस्ट इसका कब होना है। इट मे बी ऑन मंडे और इट मे बी ऑन ट्यूसडे। तो इसीलिए आज से ही पिछले टॉपिक को तैयार करना शुरू कर देना। लाइव क्लास की जो भी रिकॉर्डिंग देखनी हो मुझे बता देना। कोई भी किसी भी टॉपिक की रिकॉर्डिंग रह रही हो, आपने वो देखनी हो तो वो मुझे बता देना, और इस तरह से हमारा पहला चैप्टर तैयार हो जाएगा और फिर हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जल्दी से बाय बाय कर दो फटाफट, और मिलेंगे कल। एक दिन मैंने कहा डिजिटल क्लास होगी, मे बी कल हो सकती है, मे बी परसों हो सकती है, लेकिन किसी एक दिन रहेगी, ये ध्यान रखना। सी यू बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके देवांश, हार्दिक, विनीत, बाय बाय। एक मिनट, एक मिनट, हाँ।